हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर 1 है यानी बाल विकास। उसका आप सभी को पता है कि चैप्टर 2 चल रहा है। आज जो है वो चैप्टर 2 की लास्ट क्लास है। ठीक है। इस जो है चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, चाहे वो शैशवावस्था हो, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो किशोरावस्था हो, ठीक है। उसमें बच्चे का कैसे विकास होता है, उनके गुण क्या होते हैं, उनको शिक्षा कैसे दी जाती है, अनेक चीज जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता हो कि हम लोग पिछले क्लास में जो है यहाँ तक पढ़े थे कि विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो है अगर क्लासेस नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो उनको सारी की सारी क्लासेस जो है प्लेलिस्ट में मिलेगी। वो भी आपको सीरियल वाइज सब उसी में अरेंज वे में है। आप वहां से क्लास लीजिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो हम ये पढ़ रहे थे कि विकास को यानी डेवलप को, यानी जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसको कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। ठीक, तो वंशानुक्रम यानी कि हेरेडिटी, ठीक, वातावरण कैसा है, ठीक है, शिक्षण और प्रशिक्षण कैसा है, और हार्मोन्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या कैसे हैं, बच्चे का पालन पोषण कैसे हो रहा है। तो ये सभी चीजें जो होती है बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। ठीक है, वन बाय वन अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बार ऐसे समझ लेते हैं कि वंशानुक्रम जो होता है, वातावरण यानी बच्चे का आसपास का वातावरण कैसा है। ठीक, उसको वंशानुक्रम में अपने मम्मी पापा से क्या मिला है, जीन्स में जैसे है वैसे। ठीक, वो स्कूल अगर जा रहा है तो वहाँ का शिक्षण, मतलब कि वहाँ पे जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसा है, और उसके हार्मोन्स कितने ग्रोथ हुए हैं, या पालन पोषण यानी उसको कैसा खाना पीना मिल रहा है, उसका कैसे पोषण हो रहा है। तो ये पांचों जो होते हैं ना, वो एक बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, और ये बहुत ही मुख्य कारक है। ठीक, इसमें से कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो बच्चे के विकास में जरूर कुछ न कुछ अवरुद्ध होता है, या तो रुक जाता है या तो धीमा हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे हम देखते हैं, वंशानुक्रम हम पढ़ेंगे। तो वंशानुक्रम को बोलते हैं हेरेडिटी। ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेरेडिटी। और वंशानुक्रम का अर्थ होता है समान के समान, यानी कि जैसे मम्मी पापा है, मम्मी पापा से जो गुण बच्चों को मिले हैं, यही आपका वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जैसे माता पिता होते हैं, उनकी संतान भी वैसे ही होती है। यानी वंशानुक्रम का अर्थ होता है कि समान के समान, यानी जैसे मम्मी पापा है वैसे ही उनकी संतान भी होती है। आई बात समझ में? जैसे दादी से जो है जो गुण होते हैं वो पापा को मिलते हैं, नानी से जो गुण होते हैं वो माता को मिलते हैं यानी मम्मी को मिलते हैं, फिर माता पिता का जो गुण होता है वो बच्चों में मिलता है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब हम वन बाय वन सभी मनोवैज्ञानिक के अनुसार देख लेते हैं। तो वुडवर्थ के अनुसार, यानी जो वुडवर्थ है उन्होंने क्या कहा वो देखेंगे। तो वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित थी। ठीक है, ये जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में पैदा होती हैं। यानी वुडवर्थ ने कहा कि वंशानुक्रम में वो सभी बातें आ जाती हैं, यानी हेरेडिटी में सभी बातें आ जाती हैं जो जब जीवन शुरू होता है तो उस समय जो व्यक्ति में उपस्थित होती है जो चीजें, वो वंशानुक्रम में ही होती हैं। ठीक, और कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ होता है, यानी जब वो अपने माँ के गर्भ में रहता है तभी से जो है उसको क्या होता है, वंशानुक्रम यानी आनुवंशिकता उसके अंदर आ जाती है। ठीक, फिर से समझ लीजिएगा, वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं, यानी वंशानुक्रम में वे सभी बातें आती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित थी। यानी जब व्यक्ति जीवन शुरू कर रहा है तो उसमें जो जो चीजें उपस्थित रहती हैं वो सभी चीजें आपके वंशानुक्रम में रहती हैं या वंशानुक्रम में
आते हैं, ठीक? और बच्चे में जो वंशानुक्रम यानी आनुवंशिकता है, वो जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है, तभी से उसके अंदर वो आनुवंशिकता के गुण आने लगते हैं, ठीक? यानी वो गुण जो होते हैं वो लगभग उसमें जब वो अपनी माँ के गर्भ में रहता है तो धीरे-धीरे जो है उसमें आने लगता है। अब हम देखेंगे जेम्स रेवर के अनुसार जेम्स रेवर ने क्या कहा है? तो माता-पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। यानी जेम्स रेवर ने ये कहा जिस तरीके से माता-पिता शारीरिक और मानसिक उनके अंदर जो विशेषता होती है सेम वही चीज बच्चों में भी होना या बच्चे संक्रमित क्या होता है कि किसी किसी चाहे वो रोग हो चाहे वो जो कुछ भी हो अगर उस वह उस चीज में लिप्त हो गया या उस चीज से वो ग्रसित हो गया तो वही संक्रमित होता है तो यहाँ संक्रमित का मतलब ये नहीं है कि कोई रोग ठीक है यहाँ पे समझने का मतलब ये है कि जो माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषता होती है ना वही जब संतानों में भी आ जाती है तो वही आपका वंशानुक्रम कहलाता है हालांकि अधिकतर ये देखा गया है मतलब गुण तो आते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो माता पिता लंबे होते हैं लेकिन बच्चे उनके छोटे हो जाते हैं माता-पिता तीव्र बुद्धि वाले होते हैं बट उनके बच्चे क्या होते हैं मंद बुद्धि वाले हो जाते हैं तो वही देखा गया है ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखेंगे चलिए अब आगे पढ़ते हैं जे ए थॉमसन के अनुसार ठीक जे ए थॉमसन के अनुसार तो वंशानुक्रम यानी जो आपके जे एम थॉमसन है इन्होंने क्या कहा वो देखेंगे तो वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है कहने का मतलब ये है कि जो आपका वंशानुक्रम है वो क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच यानी जैसे दादा से कैसे मिला पापा को मिला पापा से कैसे मिला बच्चों को मिला अब बच्चे के जो बच्चे होंगे तो उनको मिलेगा तो यही कहा जा रहा है कि वंशानुक्रम क्या है क्रमबद्ध पीढ़ी के बीच जो है संबंध जो होते हैं या जो गुण उनके एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं वही आपका वंशानुक्रम कहलाता है ये जे ए थॉमसन के अनुसार है आए बात समझ में चलिए आगे देखते हैं वी एन झा ने क्या कहा है तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है यानी बी एन झा ने कहा जो वंशानुक्रम होता है जब व्यक्ति जन्म लेता है ठीक, या व्यक्ति की जन्मजात विशेषता यानी जो उसको उसके मम्मी पापा से जितनी भी विशेषताएं मिलती है उन सब का पूर्ण योग ही क्या है आपका वंशानुक्रम है ठीक चलिए आगे देखते हैं तो बालक शारीरिक रूप गुण में अपने माता पिता के जैसे ही होते हैं कहने का मतलब ये है कि जो बालक होते हैं वो शारीरिक रूप से या जो भी उनके अंदर गुण होते हैं वो बिल्कुल अपने मम्मी पापा के जैसे ही उनके होते हैं और इसके साथ ही वे मानसिक तथा सामाजिक गुण भी अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं परंतु कुछ अपवाद भी देखे जाते हैं कहने का मतलब ये है कि जो बालक होते हैं वो शारीरिक रूप से उनके अंदर जो गुण होते हैं मतलब शारीरिक रूप यानी जैसे उनकी माँ का मतलब कि नाक है आँख है तो कुछ बच्चों का सेम ऐसे आँख होता है कहते हैं ना कि ये बच्चा देखिए अपनी मम्मी को पढ़ा है या अपने पापा को पढ़ा है बोलते हैं ना तो वही चीज कहा जा रहा है कि शारीरिक रूप पापा लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं और जो गुण होता है वो बिल्कुल उनके मम्मी पापा के जैसे होते हैं और साथ ही साथ उनके अंदर जो मानसिक गुण है, सामाजिक गुण है, वो भी देखा जाता है कि वो अपने माता-पिता से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है? बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं, वो जो उनके अंदर जो मानसिक और सामाजिक गुण आते हैं, वो उनके माता-पिता से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन कहीं-कहीं पे कुछ अपवाद भी देखे गए हैं कि अगर पेरेंट्स बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे हैं, फिर भी उनके बच्चे दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाते हैं। पापा मम्मी लंबे हैं फिर भी बच्चे छोटे कद के हो जाते हैं है ना मम्मी पापा बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं जॉब कर रहे हैं अच्छी खासी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं समझदार हैं बट कहीं कहीं इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है आई बात समझ में चलिए आगे देखते हैं वंशानुक्रम की प्रक्रिया यानी जो वंशानुक्रम की प्रोसेस क्या है कैसे आपका वंशानुक्रम माँ से बच्चों के बीच में जाता है वो हम देखेंगे एक बच्चे को माता-पिता से विरासत में मिले सभी गुणों को आनुवंशिकता कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, बच्चे को जो भी गुण
ठीक अपने मम्मी पापा से मिलता है वही आपका आनुवंशिकता या फिर वंशानुक्रम कहा जाता है। आई बात समझ में? वंशानुक्रम आए या आनुवंशिकता आए, घबराइएगा नहीं, दोनों सेम चीजें हैं। फिर से देखते हैं, यानी एक बच्चे को जो भी अपने मम्मी पापा से जो गुण उसको मिलते हैं वही आपका आनुवंशिकता कहलाता है। सबसे पहले देखते हैं वोमेन यानी औरत, स्त्री, और मैन यानी पुरुष। तो वोमेन का जो ओवम होता है, ठीक, और मैन का जो स्पर्म होता है, इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। फिर जाइगोट के बाद आपका एम्ब्रियो यानी भ्रूण की जो है विकास होता है। तो ये जो आदमी है ना, इसके 23 गुणसूत्र, कितने? 23 गुणसूत्र, और वोमेन के जो है 23 गुणसूत्र मिल के आपके कुल 46 गुणसूत्र बनाते हैं, और यहीं से आपकी माता के गुण और ये पिता के गुण बच्चों में जाके बनते हैं, और ये आपके भ्रूण बनता है, तब फिर जाके धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है, बालक का 9 महीने में पूरा विकास होता है। तो वही कहा जा रहा है, जो आपकी वोमेन यानी स्त्री है उनके 23 गुणसूत्र और मैन का जो 23 गुणसूत्र है, ये दोनों मिलके आपके 46 गुणसूत्र टोटल बनाते हैं, और यही गुण आपके बच्चों में भी विकास करता है, ठीक। और ये आपका जो है, अगर आपसे पूछे कितने गुणसूत्र, तो आपका 46, अगर आपका पेयर में पूछता है तो आपका 23 जोड़ा यानी 23 पेयर, ठीक है। 23 जोड़ा जो है आपका गुणसूत्र का होता है। 23 जोड़ा भी आ सकता है एग्जाम में, और 46 आ सकता है। जोड़ा आएगा तो 23 और नॉर्मल आएगा तो 46। समझ में आया? यानी आपकी स्त्री का ओवम जिसमें 23 गुणसूत्र, मैन का स्पर्म यानी 23 गुणसूत्र, फिर ये दोनों मिलकर आपके फर्टिलाइज जब फर्टिलाइज करते हैं तो ये आपका जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का जब निर्माण होता है तो दोनों के जो गुणसूत्र हैं आपस में मिल जाते हैं, तो ये 46 गुणसूत्र हो जाता है, और यही 46 गुणसूत्र आपका 23 पेयर होता है। और जाइगोट के बाद फिर आपका एम्ब्रियो का जो है निर्माण या विकास होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि वंशानुक्रम के नियम क्या है, यानी हेरेडिटी के नियम क्या है वो देखेंगे। तो पहला है यानी समानता का नियम, ठीक, वन बाय वन अभी डिटेल में देखेंगे। दूसरा है आपका बीज कोषों की निरंतरता का नियम, ठीक। अगला है आपका बीज का नियम। फिर अगला है आपका प्रत्यागमन का नियम, और अगला है आपका अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, ठीक है। वन बाय वन डिटेल में पढ़ते चलते हैं। पहला जो है हम पढ़ रहे हैं बीज कोषों की निरंतरता का नियम। देखिएगा, यह नियम बीजमैन ने दिया है, ठीक। बीजमैन कहते हैं मानव की उत्पत्ति बीज कोष से हुई है। बीजमैन जो है ये एक आपके जो है वैज्ञानिक है, इन्होंने जो आपका बीज कोषों की निरंतरता का नियम है ये बीजमैन ने दिया है, ठीक। और बीजमैन ये कहते हैं कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो बीज कोष से हुई है। जैसे किसी पौधे का जो निर्माण होता है वो बीज से होता है, उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि जो मानव की उत्पत्ति है वो आपके बीज कोष से हुई है, ठीक। और ये कभी नष्ट नहीं होती है, यानी ये कभी खराब यानी डिस्ट्रॉय यानी नष्ट नहीं होती है, ठीक। अपने माता पिता द्वारा संतान में स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी वो क्या होते हैं कि माता पिता से संतान में, फिर संतान से उनके संतान में, ऐसे आपका स्थानांतरित होता रहता है, यानी ऐसे ट्रांसफर होता रहता है, ठीक। इनमें वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चों को अपने माता पिता से जो चीजें मिल रही हैं इस पे आपके वातावरण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये बी एन झा जी, सॉरी, बीजमैन जो है वो कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, और इसी तरीके से क्या होता है, ये क्रमबद्ध रूप से दादा से पापा को, पापा से उनके बच्चे को, उनके बच्चे से उसके बच्चे को, अगले बच्चे को, ऐसे ही क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। और जो ये बीज कोष का मतलब जो ये आपका गुण है वो एक दूसरे को ऐसे स्थानांतरित होता रहता है। लेकिन आपके जो बीएन झा जी हैं इन्होंने इस नियम की आलोचना की, यानी इन्होंने इस नियम की बहुत सारी कमियां भी उन्होंने बताया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं समानता का नियम क्या है। जो समानता का नियम समझिएगा, ऐसा कहा जाता है कि बुद्धिमान तथा बड़े कद के माता पिता की संतानें
बुद्धिमान तथा बड़े कद की होती हैं। कहने का समानता का नियम मतलब एक बिल्कुल समान। तो ये कहा जाता है कि जो बुद्धिमान हो या बड़े कद के जो माता पिता होते हैं, उनकी संतान यानी उनके जो बच्चे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बड़े कद के होते हैं। ठीक है, और बुद्धिमान होती है। और मंद बुद्धि तथा छोटे कद के माता पिता की संतानें मंद बुद्धि और छोटे कद की होती हैं। कहने का मतलब ये है, समानता के नियम में ये कहा गया है कि ऐसे माता पिता जो बुद्धिमान होते हैं और बड़े कद के वाले होते हैं, उनकी जो संतानें होती हैं वो भी बुद्धिमान होती हैं और बड़े कद वाली होती हैं। लेकिन जो मंद बुद्धि वाले आपके छोटे कद वाले माता पिता होते हैं, उनकी जो संतान होती है वो भी मंद बुद्धि और छोटे कद के होते हैं। लेकिन परंतु वर्तमान समय में ऐसा नहीं देखा जाता। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ऐसा कहीं कहीं पे बिल्कुल होता नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बुद्धिमान माता पिता की संतानें भी मंद बुद्धि वाली होती है और छोटे कद और काले रंग के माता पिता की संतानें लंबे कद तथा गोरे रंग वाली भी होती हैं। कहने का मतलब ये है कि समानता के नियम में ये कहा गया कि जैसे माता पिता होंगे यानी अगर वो बुद्धिमान है तो उनके बच्चे बुद्धिमान होंगे, बड़े कद के हैं तो बच्चे भी बड़े कद के होंगे। अगर माता पिता मंद बुद्धि के हैं तो बच्चे मंद बुद्धि के होंगे, छोटे कद के हैं तो बच्चे भी छोटे कद के होंगे। लेकिन अगर ऐसा कहीं-कहीं होता है, लेकिन बहुत मतलब ये चीज़ें अपवाद भी हैं। और आप लोग खुद देखे होंगे कि कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि बुद्धिमान जो माता-पिता होते हैं, उनकी संतानें कैसी होती हैं? मंद बुद्धि वाली होती हैं। और जो माता-पिता छोटे कद के हैं, उनका कलर थोड़ा सांवला है वो या वो काले हैं, बट उनके बच्चे क्या होते हैं कि लंबे होते हैं और वो गोरे रंग के होते हैं। ठीक, ये आपका समानता का नियम है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें हम देखेंगे भिन्नता का नियम। तो भिन्नता का नियम क्या है वो देखिएगा। इस नियम के अनुसार एक माता-पिता के सभी बच्चे समान नहीं होते, बल्कि सभी आपस में भिन्न-भिन्न होते हैं। कोई रंग, बुद्धि, विचार और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कहने का मतलब ये है कि भिन्नता के नियम में ये कहा गया कि इस नियम के अनुसार माता-पिता के बच्चे यानी अगर किसी के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो वो आपस में बिल्कुल बराबर नहीं रहेंगे या बिल्कुल समान नहीं रहेंगे, वो भिन्न-भिन्न रहेंगे। चाहे वो रंग के गुण पे देख लीजिए, चाहे वो बुद्धि के आधार पे देख लीजिए, चाहे उनके विचार, स्वभाव, इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे, तो सभी बच्चों में क्या होता है? भिन्नता होती है। अब आप लोग जो भाई-बहन होंगे, 2-3 भाई-बहन होंगे, तो क्या आप लोग सेम एक जैसे दिखते हैं? एक जैसे सोचते हैं? एक जैसे आपका कलर है या सेम हाइट है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। है ना? तो यही कहा गया भिन्नता के नियम में कि अगर माता-पिता के अगर उनके 2-3 बच्चे हैं तो वो आपस में जितने भी चाहे वो स्वभाव हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो बुद्धि हो, हर चीज़ों में वो क्या होते हैं? एक-दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक? जैसे एक ही माता-पिता के कुछ बच्चे तेज बुद्धि के होते हैं और कुछ कम बुद्धि के होते हैं। ये आपका भिन्नता का नियम है, ठीक? चलिए, आगे अब हम देखते हैं प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम क्या होता है ये समझते हैं। तो विपरीत गुणों का उत्पन्न होना ही प्रत्यागमन है। यानी कभी-कभी प्रतिभाशाली माता-पिता के बच्चे मंद बुद्धि तथा मंद बुद्धि माता-पिता की संतानें तीव्र बुद्धि वाली होती हैं। कहने का मतलब ये है प्रत्यागमन का नियम क्या होता है विपरीत गुणों का उत्पन्न होना। यानी माता-पिता से जो है बच्चों के अंदर क्या होना विपरीत गुण जो उत्पन्न होते हैं वही आपका प्रत्यागमन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि माता-पिता अगर प्रतिभाशाली हैं, बच्चे मंद बुद्धि वाले हो गए, है ना? और जो है माता-पिता अगर मंद बुद्धि के हैं तो बच्चे तीव्र बुद्धि वाले हो गए। तो ये क्या है? एक दूसरे का विपरीत है कि नहीं? तो वही कह रहा है कि जब माता-पिता के द्वारा या बच्चों में जो भी विपरीत गुणों का जब उत्पन्न होता है या जो विपरीत गुण उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अपोज़िट होते हैं गुणों में, तो वो आपका प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। ठीक है? अगर माता-पिता लंबे हैं, तो बच्चा छोटा हो गया, तो ये विपरीत हुआ कि नहीं हुआ? तो वही कहा जा रहा है कि विपरीत गुणों का उत्पन्न होना ही आपका प्रत्यागमन है। और कभी-कभी क्या होता है कि प्रतिभाशाली माता-पिता के बच्चे मंद बुद्धि तथा मंद बुद्धि माता-पिता की संतानें तीव्र बुद्धि वाली होती हैं। ठीक?
चलिए, प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम से दो प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं, एक तो जागृत, एक सुप्त। यानी हर एक व्यक्ति को वंशानुक्रम के द्वारा दो प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं, चाहे वो मतलब पहला जागृत है, दूसरा सुप्त। यानी कि पहला जागृत यानी जागना, बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक। दूसरा सुप्त यानी सोना, मतलब बहुत सुस्त टाइप के होते हैं, इनएक्टिव टाइप के होते हैं। आई बात समझ में? अब हम देखेंगे वातावरण को के बारे में। वातावरण क्या है, डिटेल में इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए, पर्यावरण जीन को छोड़कर वह सब कुछ है जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। यानी पर्यावरण जो है, जीन यानी आनुवंशिकता, जीन ये इंग्लिश वाला वर्ड है, ठीक, जीन्स जिसे कहते हैं, जीन्स। तो पर्यावरण आनुवंशिकता को छोड़कर वह सब कुछ है जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। यानी जो गुण बच्चे को माता पिता से मिला है उसको छोड़कर जो आपका इन्वायरमेंट है वो बच्चे को यानी व्यक्ति को सब कुछ वो प्रभावित कर सकता है, ठीक है। पर्यावरण प्राणी के जन्म के बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से प्रभावित करता है। वंशानुक्रम से जो गुण प्राप्त होते हैं वे परिवर्तनशील होते हैं, उनमें पर्यावरण के अनुरूप परिवर्तन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण के प्राणी के जन्म के बाद, जब व्यक्ति का जन्म होता है उसके बाद जो पर्यावरण के द्वारा क्या होता है कि प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में होता है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष में होता है इनडायरेक्ट। यानी व्यक्ति जो होता है वो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से पर्यावरण से क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक। और जो गुण आपको अपने माता पिता से वंशानुक्रम के द्वारा मिलते हैं वो भी जो है पर्यावरण के द्वारा क्या हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं, यानी बदले जा सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब आगे देखते हैं। वॉटसन के अनुसार वॉटसन ने क्या कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूं मैं बना सकता हूँ। वॉटसन जी ने ये कहा है कि आप मुझे एक नवजात शिशु कौन से होते हैं, जो नए बिल्कुल मतलब तुरंत पैदा हुए होते हैं। तो वॉटसन जी ने कहा कि मुझे आप एक नवजात शिशु दे दो और मैं उसे जो चाहूँ वो बना सकता हूँ, चाहे वो डॉक्टर, चाहे वकील, चाहे चोर, जो मैं चाहूंगा वही मैं बना सकता हूँ। इसलिए कहते हैं कि पर्यावरण यानी बच्चे के लिए इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जैसे बच्चे का इन्वायरमेंट होगा उसके ऊपर ऐसे ही इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। अगर घर से उसको मम्मी पापा से उसको आनुवंशिकता के द्वारा गुण अच्छे मिले हों, लेकिन अगर वो खराब पर्यावरण में रह रहा है तो भी उसके अंदर बदलाव आ जाएगा। गाली गलौज और भी अदर चीजें जो गलत चीजें हैं वो सब हो रहा है, तो धीरे धीरे बच्चा उन सब चीजों से इफेक्ट होगा और बच्चा उन सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे का वातावरण या पर्यावरण जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए वुडवर्थ ने क्या कहा है। वुडवर्थ के अनुसार आनुवंशिकता में भिन्न व्यक्ति समान नहीं होते हैं, किंतु समान वातावरण उन्हें समान बना देता है। कहने का मतलब ये है कि आनुवंशिकता में क्या होते हैं, जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं वो तो समान तो होते नहीं है, लेकिन वातावरण में अगर एक सेम वातावरण में जो व्यक्ति रह रहे हैं तो वो क्या होंगे, समान वातावरण बना देता है। कहने का मतलब ये है, फिर से समझिएगा, वुडवर्थ ने ये कहा है कि आनुवंशिकता में यानी आपकी हेरेडिटी में क्या होता है, भिन्न भिन्न व्यक्ति तो समान नहीं हो सकते हैं, है ना। भिन्न भिन्न व्यक्ति यानी आनुवंशिकता में क्या है कि भिन्न भिन्न व्यक्ति जो होते हैं वो समान नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर वही व्यक्ति बिल्कुल समान वातावरण में वो लोग रह रहे हैं, समान वातावरण में रह रहे हैं, तो वही व्यक्ति क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, ठीक। वंशानुक्रम में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये क्या कौन कहा है, आपके वुडवर्थ के अनुसार, ठीक। फिर से समझिएगा, वुडवर्थ के अनुसार आनुवंशिकता में भिन्न भिन्न व्यक्ति समान नहीं होते हैं, किंतु समान वातावरण उन्हें समान बना देता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए वातावरण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो वातावरण के मुख्य दो प्रकार हैं। पहला है आपका आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण क्या है उसको समझेंगे।
आंतरिक जन्म से पहले माँ के गर्भाशय के चारों ओर की परिस्थितियों को आंतरिक वातावरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ रहता है, जब बच्चा गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तब उसके अंदर जो चारों ओर की जो परिस्थितियां हैं वही आंतरिक वातावरण कहते हैं, यानी अंदर का वातावरण कहते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो माँ के द्वारा ग्रहण किया गया जो पौष्टिक भोजन होता है, दूध होता है, फल होता है, ये सब बच्चे के विकास में मदद करता है। एक आंतरिक वातावरण समझ में आया कि गर्भ के अंदर जन्म से पहले जो बच्चा गर्भ में है उसके चारों ओर जो वातावरण है या परिस्थिति है वही आपका आंतरिक वातावरण कहलाता है कि माँ के द्वारा जो भी चीजें ग्रहण की जा रही है, जैसे पौष्टिक भोजन हो गया, दूध हो गया, फल हो गया, तो ये सब चीजें जो होती है ना वो बच्चे के विकास में मदद करती हैं। ठीक, अगला है आपका कैल्शियम के लिए, जैसे कैल्शियम के लिए दूध, क्योंकि कैल्शियम की कमी से बच्चे की हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। ठीक, पौष्टिक पदार्थों की कमी से बच्चे में मानसिक और शारीरिक विकृतियां देखी गई हैं। कहने का मतलब ये है कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उनको जितनी भी चीजें हैं, चाहे कैल्शियम हो चाहे वो पौष्टिक पदार्थ हो, वो सभी चीजें उनका सेवन करना चाहिए। अगर वो सेवन नहीं करती तो वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। दूध नहीं पियेंगे तो बच्चे की हड्डी कमजोर हो जाएगी। ठीक है, पौष्टिक चीजें नहीं लेंगे तो बच्चे के अंदर मानसिक और शारीरिक विकृतियां भी देखी जा सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे से खाना पीना चाहिए। ठीक, अब अगला हम देखेंगे बाह्य वातावरण, एक्सटर्नल। ठीक, यानी वो इंटरनल था, ये एक्सटर्नल। तो जो वातावरण मानव को चारों ओर से घेरे होता है उसे बाह्य वातावरण कहते हैं। यानी जो मनुष्य को चारों ओर घेरे होता है, ठीक, वो आपका बाह्य वातावरण कहलाता है। जैसे सूर्य हो गया, वृक्ष हो गया, जलवायु हो गई, नदी हो गई, आपका फल फूल हो गया, ये सभी क्या करती हैं, आपके बालक को प्रभावित करती हैं। ठीक, इसके विकास में सामाजिक वातावरण, रीति रिवाज, प्रथाएं, रहन सहन, बोलचाल आदि विकास में सहायक होता है। आई बात समझ में? चलिए, अब आगे हम देखेंगे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को मनोसामाजिक वातावरण कहते हैं। यानी एक व्यक्ति का ये जो एक व्यक्ति का जो गुण है, यही जब आपके दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है ये प्रभाव, तो ये आपका मनोसामाजिक वातावरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम ये देखेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक कौन है। यानी जो विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो भी वातावरणीय कारक, वो कौन कौन से हैं उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखते हैं, माता पिता और शिक्षक को अच्छा मानसिक और शारीरिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए जिससे बच्चा उन्नति कर सके। यानी माता पिता को, टीचर को बच्चे के लिए ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे क्या हो कि बच्चा जो है क्या करे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वह स्वस्थ रहे। ठीक, नहीं तो क्या होता है कि बच्चों के शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, बच्चों के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसकी जो बुद्धि होती है वो इफेक्ट करती है, और आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव यानी उसकी पर्सनालिटी पर जो है इफेक्ट पड़ता है। अनाथ बच्चों पर भी आपके प्रभाव पड़ता है। ठीक, जुड़वा बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। आपके बहुमुखी यानी जो आपके एक्सट्रोवर्ट हैं वो भी आपके जो है प्रभाव पड़ता है। तो वही कहा जाता है कि बच्चों का जो वातावरण होता है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है कुछ माता पिता की हैबिट होती है कि जितने भी पचड़े होते हैं फैमिली के, आसपास की सोसाइटी के, वो बच्चों के सामने बैठ के डिस्कस करते हैं, अरे वो ऐसा है, वो वैसा है। तो इन सब चीज़ों से बच्चों के ऊपर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है? जैसे आप बात करेंगे, जैसे आप बोलेंगे, जैसे आप दूसरों को बताएँगे, सेम वही चीज़ आपके बच्चे के अंदर आएगा। ठीक है? बच्चे भी उन सब लोगों को अजीब तरह से ट्रीट करेंगे, सेम बच्चे भी वही उनके अंदर लक्षण आएगा कि अरे! वो खराब है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, बुराई शुरू हो जाएगी। इसलिए माता-पिता को ये ध्यान में रखना चाहिए कि चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव हों, ताकि बच्चे को कोई चीज़ इफ़ेक्ट ना करे और उनका जो विकास है वो अच्छे से हो, ठीक? नहीं तो क्या-क्या होता है, शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है,
व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, अनाथ बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है, जुड़वा बच्चों पर, और बहुमुखी प्रभाव पड़ता है अगर वातावरण उचित नहीं होता है तो। ठीक। अब हम ये देखेंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण में क्या संबंध है। तो विकास कैसे होता है, आपका डेवलपमेंट कैसे होता है, वंशानुक्रम और वातावरण के मदद से ही आपका क्या होता है, विकास होता है। ठीक। चलिए देखते हैं आपका जो ये वंशानुक्रम जो है और वातावरण जो है वो एक दूसरे से पृथक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो वंशानुक्रम है और जो वातावरण है वो एक दूसरे से पृथक यानी अलग नहीं है। ठीक है, अलग नहीं है। अगला है आपके एक दूसरे के पूरक है। वंशानुक्रम और वातावरण क्या है, ये एक दूसरे के पूरक है। अगला है वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है। यानी वंशानुक्रम क्या करता है, हमें हमारे विकास करने के लिए जो क्षमता होती है वो प्रदान करती है। और जो आपके वातावरण है वो क्या करती है कि इन क्षमताओं को विकसित होने का अवसर देती है, स्वस्थ रूप से। यानी कि हमारा जो विकास है वो स्वस्थ और संतुलित हो। ठीक। वंशानुक्रम क्या करता है, हमें विकसित होने के लिए क्षमता प्रदान करता है, और वातावरण क्या करता है, इन्हीं क्षमता को और विकसित करता है। ठीक। ताकि जो क्षमता का जो विकास हो रहा है वो स्वस्थ और संतुलित रूप से हो। ठीक है। तो चलिए आज की जो क्लास थी वो टोटल आपकी फिनिश हो गई है। चैप्टर 2 जो है वो फिनिश हो गया है। और आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लग रही होंगी, और क्लास कैसी लग रही है जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बार बार आपको यही कहा जा रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी चीज़ों को लाइटली ना लें, वरना आप ही पछताएंगे। और अभी आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप सोचेंगे कि एग्जाम के एक महीने पहले पढ़ ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो ऐसा करता है तो उसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे, ठीक है, आप अपने जो सीनियर हैं उनसे आप कांटेक्ट करिए या उनसे आप थोड़ा कन्वर्सेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट कितना खराब आता है बीटीसी का। तो इस वजह से आप लोग को बार बार फोर्स किया जाता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।